हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस अगेन। आज हम और एक चैप्टर लेके हाजिर हुए हैं। उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया ये जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है एंड ये आपके इस साल के एसएसटी एग्ज़ाम के लिए एक वाइटल चैप्टर है ही। साथ में इसको फ्यूचर नीड्स के लिए भी रखना पड़ेगा। रीज़न बिंग, बाद में अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल एग्जाम्स, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। फ्यूचर के लिए तो ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इस साल के आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से जानना ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो इसमें ध्यान भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसको याद भी करना है। और हमने ऐसे कुछ टेक्निक्स सारे टेक्निक्स अप्लाई किया हुआ है जो आपको बहुत आपके डिफ़िकल्ट जो चीज़ है याद करने में जिसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी आपको बहुत ईज़िली याद हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई भी वीडियो इधर उधर से देखना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पर लोडेड है एंड होपफुली अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आपको इस चैप्टर में और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो और नहीं बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया इस चैप्टर के बारे में। पहले आपको थोड़ा एनसीईआरटी आपकी जो बुक है वहाँ पर इस चैप्टर का ओवरव्यू दिखा देते हैं। राइट, ये देख, ये आपका चैप्टर का ओवरव्यू एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। सबसे पहले आप देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये इसको झूमिंग कहा जाता है कुछ कुछ जगह पे, क्यों ये झूमिंग वाला पार्ट ये भी देखेंगे। उसके बाद क्या देखना है हमें, उसके बाद हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, उसका देखें कमर्शियल फार्मिंग क्या है, एंड देन इट्स कम्स कमर्शियल फार्मिंग में होता है क्या ना, प्लांटेशन फार्मिंग भी कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है। तो प्लांटेशन फार्मिंग ये सारे क्या है ये भी देख लेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे भारत में क्रॉपिंग पैटर्न कैसे है, रवि क्या है, खारिफ क्या है, जायद क्या है, ये सारे क्रॉप्स मतलब क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, तो ये क्या है, कहाँ कहाँ पर होते हैं ये भी देखेंगे। भारत में वो कौन सा मेजर क्रॉप्स जो है क्या आपका प्रोड्यूस होता है एंड कैसे कैसे कंडीशन में कौन से स्टेट्स में उनका मार्केट वैल्यू क्या है, ये भी सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे आगे वाले पेज पर आप देख भी पाओगे, इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप में ये देख लो राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जगह पे आपका राइस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे तो आपको वेट दिखेगा, इसके बारे में मेज़ दिखेगा, मिलेट्स हैं। और आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा शुगर केन के बारे में, पल्सेस के बारे में, ऑयल सीड्स, टी, राइट, एंड देन कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर मतलब जो मतलब जिनको क्या बोल सकते हो, गार्डन वगैरह में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। रबर क्या है, कॉटन क्या है, मतलब उसके उसके बारे में, जूट्स के बारे में, एंड लास्ट में इस सब का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पहले से किया गया है और आगे जाके करने का ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, एंड लास्ट में देखेंगे ये भूदान क्या है, भूदान या फिर ग्रामदान, इसके बारे में जान गया, चैप्टर इज ओवर। तो ये आपके लिए ओवरव्यू। तो बिना देर को एकदम डायरेक्ट हम चलेंगे टॉपिक में, जो स्टार्टिंग में हमने आपको बोला ही है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। सबसे पहले देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भारत में ये जो एग्रीकल्चर है, मतलब कृषि कार्य जो होता है, ये अभी भी सेंट्रल टू द नेशनल इकोनॉमी है। मतलब अभी भी हमारे नेशनल इकोनॉमी का सेंट्रल पार्ट बना हुआ है। और यहाँ से देख लो आप क्यों सेंट्रल पार्ट बना हुआ है। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज। भारत के 2/3 पॉपुलेशन, भारत का पॉपुलेशन लगभग अगर 150 करोड़ मान ले तो उसका 2/3 मतलब मान लो 100 करोड़ आता है। तो लगभग 100 करोड़ आइदर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्या है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, याद रखना इसको। आगे बढ़ेंगे, देखो फूड प्रोडक्शन, सीधी बात है एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ से फूड प्रोडक्शन भी होगा। और फूड प्रोडक्शन जो हो रहा है ऑब्वियसली आप देख रहे हो, मेनली गेहूँ चावल ये हमारे फूड सप्लायर्स हैं, इसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। एंड हमारे देश में अभी भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो एंश्योर सिक्योरिटी फॉर 1.4+ बिलियन पीपल बेस ऑफ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट।
तो हमारे देश में इतने सारे लोग, मतलब लगभग 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, एंड उनको खाने का इंतज़ाम कहीं ना कहीं मिलता है यही सारे क्रॉप्स वगैरह से। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या दिखेगा, सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, मतलब प्रोडक्शन सिर्फ खाने के लिए नहीं होता है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ रहा है वो सिर्फ खाने पीने के लिए सिर्फ नहीं है, ये रॉ मटेरियल्स का भी प्रोडक्शन होता है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़े वाला जो इंडस्ट्री है, उसमें क्या क्या रखते हैं, कॉटन, जूट, ये भी प्रोड्यूस किया जाता है खेतों में, जो कि आपका बैकबोन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हेशन इंडस्ट्री है, मतलब कपड़े वाला इंडस्ट्री है ये। शुगर इंडस्ट्री देख लो, शुगर केन से क्या क्या बनता है, आपका चीनी बनता है, गुड़ वगैरह बनता है। ठीक है, इथेनॉल बन रहा है, अभी तो E20 पेट्रोल भी आ गया जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। एडिबल ऑयल्स, ऑयल कहाँ से, जो हम खाते हैं, जो ऑयल, राइट, जो हमारे सब्जी वगैरह में हम देते हैं, तो वो एडिबल्स ऑयल्स होते हैं, वो ग्राउंड नट से, मस्टर्ड से आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं खेतों में उगाया जाता है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसे कुछ नहीं, जैसे पेपर, स्पाइसेस, डेयरी, पैकेजिंग, ये सारे चीज़ें देख लो, ये तो घुमा फिरा के कृषि कार्य से, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ आप देख लो, मतलब यहाँ से ये आप पता क्या लग रहा है कि भारतवर्ष में ये जो हमारा खेती होता है वो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, ये हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर लगते हैं, टेक इंडस्ट्री छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज में सारे ये सब प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत लगता है। और यहाँ पर देख भी पाओगे फार्म आउटपुट क्या, इंडस्ट्रियल इनपुट, 40% ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, देख रहे हो। भारत के 40% से ज़्यादा, या फिर लगभग 40% आप क्या है, इंडस्ट्री जो है वो एग्री प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चर होगा तो ही बचेगा, नहीं तो डाई। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद क्या, एग्रीकल्चर का पिलर नंबर 3 क्या है, इससे एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेट होता है। ठीक है, देखो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, याद रखना ये पॉइंट, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर इन इंडिया, राइट। आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। तो एग्रीकल्चर क्या है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर इन इंडिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं है, हम अपने खेती में काम करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं, नहीं तो किसी के खेती में काम करते हैं। सरकार के पास कोई ज़मीन ऐसे नहीं है जिसमें हम खेती वगैरह करें। आगे बढ़ते हैं, फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग क्या होता है, देखो फ्रॉम फील्ड लेबर टू मंडी, मिल, सप्लाई, इस सब में क्या लगता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मतलब लोग काम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एलिड एक्टिविटीज़, मतलब उसके, ये तो मतलब क्या बोल सकते हो, फार्म से जुड़ा हुआ बात हो गया, फार्म मतलब फार्मिंग से जुड़ा बात हो गया, लेकिन फार्मिंग से कुछ सब्सिडियरी आपका क्या होता है, मतलब एक्टिविटीज़ होता है, एलिड एक्टिविटीज़ होता है, जैसे डेयरी वाला, पोल्ट्री वाला, ठीक है, फिशरीज़ वाला, हॉर्टिकल्चर, ये सब चीज़ बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो डेयरी फेयरी है, इससे मतलब इस गाय को अगर घास नहीं खिलाएंगे या फिर सीधी बात है अच्छे फॉडर वगैरह नहीं खिलाएंगे तो गाय कहाँ से दूध देगा। तो मतलब ये जो एक्टिविटीज़, डेयरी हो, पोल्ट्री हो, फिशरीज हो, ये सारी चीज़ें जो बढ़ रहा है, इसका मेन सप्लायर है कौन, आपका एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स ही हैं, और उसमें लोगों को काम भी मिल रहा है। तो घुमा फिरा के एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड का भी जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, किससे, एग्रीकल्चर से, तो इसीलिए उसको लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर भी बोला जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वुमेन, यूथ सब इसमें जुड़े हुए हैं कामों में। देखो उसके बाद जो मेन चीज़ है यहाँ से शुरू होता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। भारत में ये जो फार्मिंग हो रहा है, जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर आपका एम्प्लॉयबिलिटी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा बात यह है कि भारत के 2/3 पॉपुलेशन जो है अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कैसे कैसे तरीके के फार्मिंग है, थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखो पहला वाला फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा वाला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। ये 3 मेजर फार्मिंग है। ठीक है, और कमर्शियल के अंदर प्लांटेशन फार्मिंग भी आता है, उसको भी जान लेंगे, लेकिन प्रिमिटिव आपका जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको थोड़ा जानते हैं। देखो ये बेसिकली ना आदिवासी वाले बेल्ट जहाँ पर है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत अभाव है, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, हाई इल्ड वैरायटी सीड्स वगैरह नहीं है, एकदम मैन्योर, मतलब नेचुरल मैन्योर यूज़ करके करने वाला जो फार्मिंग है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। प्रिमिटिव का मतलब ही आदिवासी वगैरह, मतलब पुराना सिस्टम होता है,
ठीक है। तो आप देख लो, स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मतलब पुराना मेथड, ऑफन विदाउट मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है, ये सब में कोई मॉडर्न इनपुट्स वगैरह नहीं लगता है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने अपने छोटे छोटे स्तर पे सारे लोग अपने घर का खेती खुद कर लेता है, ठीक है। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जानेंगे लेकिन आगे वाले स्लाइड पे। अभी देख लो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये कोई आदिवासी बेल्ट जंगल फंगलों में छोटे मोटे स्तर पे नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है, लोगों का जो अभी खाने का जो डिमांड है तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और शहरी वाला क्षेत्र में अगर चले जाओगे, देखो आसपास वाले क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा लेकिन खाने का सामान कम। तो क्या करना पड़ता है, अगर लोग ज़्यादा है उनका खाने का सामान प्रॉपरली सप्लाई करना है तो उसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराना पड़ेगा, मैन्योर्स फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा हाई प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और वो भी क्या है, स्मॉल होल्डिंग्स, कम जमीन लेकिन ज़्यादा लोग। तो ज़मीन अगर कम है और ज़्यादा, अगर उसमें क्या करना है, इल्ड मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। उसको अगर प्रोडक्शन कराना है, खेती मतलब सब्जी हो, ग्रेन्स हो, जो भी है उसका प्रोडक्शन करना है तो उसमें मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली उसमें लेबर भी, मतलब मजदूरों का भी, मजदूर को हायर करना पड़ेगा हाई प्रोडक्शन के लिए। तो ये हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस आपका फार्मिंग। पहले प्रिमिटिव था, ये इंटेंसिव था, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मैन्योर फैन्योर मतलब मैन्योर इन द सेंस की टेक्नोलॉजी हो गया या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ वगैरह नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं खाने के पर्पज़ के लिए सब्जी वगैरह जो बना, मतलब सब्जी हो, ग्रेन्स हो, ये जो आपका प्रोड्यूस किया जा रहा है ये खाने के पर्पज़ के लिए है। सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है क्योंकि लोग संख्या ज़्यादा होता है, उनको खिलाना पड़ता है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है उनसे। ये क्या है, ये प्रोडक्शन ही किया जाता है खाने के लिए 20%, 80% बेचने के लिए, कमर्शियल बिजनेस करने के लिए। देखो प्रोडक्शन मेनली फॉर सेल, समझ पा रहे हो, प्रोडक्शन मेनली फॉर सेल। इसमें प्लांटेशन भी है, और प्लांटेशन क्या है आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ो। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये क्या है, थोड़ा डिटेल हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखो बोला है क्या, स्मॉल फैमिली यूनिट्स, जहाँ पर कुछ ही लोग रहते हैं, कुछ फैमिली रहते हैं, ठीक है। और लोग उसके घर के लोग उसी में ही काम कर लेते हैं, लेबर फेबर की ज़रूरत नहीं पड़ता। पेस्टिसाइड्स मतलब जो आपका सिंथेटिक जो फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। छोटे ज़मीन में वही गोबर पत्ते फत्ते ये सब दे के काम चला लेते हैं, मैन्योर वहीं से बन जाता है, एंड जितना भी प्रोडक्शन होता है घर में बैठ के खा लेते हैं। प्रैक्टिस बाय फैमिली लेबर, सब्सिस्टेंस फॉर हाउस होल्ड एंड नॉट फॉर मार्केट, ठीक है। स्मॉल फैमिली यूनिट्स, सिंपल हैंड टूल्स, देखो हो डो डिगिंग स्टिक्स, छोटे मोटे जो घर के जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टूल हैं, उसको दे के ही क्या करते हैं ये फार्मिंग हो जाता है। तो नो मैकेनाइजेशन मतलब कोई मशीन फिन ये सब नहीं लगता है, नो मॉडर्न इनपुट्स, और रेन डिपेंड। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर देखो वो समर सेल वगैरह लगाया जाता है, राइट, ज़मीन में उसको समर के सीजन में पानी खेत में पानी देने के लिए। तो यहाँ पर ये सब नहीं है, पूरा डिपेंडेंट है रेन के ऊपर। जब बारिश होगा तब क्या हो जाएगा आपका उसमें खेती होगा। देखो डिपेंड्स ऑन मानसून एंड नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, तो इसको आप नोट बना सकते हो। और इसका मेजर बात क्या रहा, तो लो इनपुट, इसमें कम प्रोडक्शन होता है क्योंकि लो टेक्नोलॉजी लगता है, और ऑब्वियसली सेल्फ सफिशिएंट है, किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, खुद ही घर में लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है पता है, ये एक ज़मीन जहाँ पर खेती हो रहा है वह 2-3 साल तक खेती होता है, उसके बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ से खेती को चेंज कर लिया जाता है, और क्यों कर लिया जाता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। मतलब एक ज़मीन में 2-3 साल कर लिया, देन दूसरी जगह भाग जाता है। आगे चलते हैं हम, ये इसका बात क्यों बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर वही चीज़ें आपका फिर से बात है कि सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, हो डाओ डिगिंग स्टिक्स, ये सारे हैंडमेड चीज़ें, कोई भी मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं होता है, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, HIV सीड्स कुछ नहीं यूज़ होता है, मशीन्स यूज़ नहीं होता है, रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड लो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड रिमेन्स लो, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी लो ही होगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि 2-3 साल में क्यों चेंज करना पड़ता है, अभी इनको देख पा रहे हो, दे आर द प्रिमिटिव पीपल, राइट, दे आर द प्रिमिटिव पीपल। सो ये क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो इनके सामने जंगल ही उनका दुनिया है। तो वो खेती करने के लिए क्या करते हैं, जंगल में छोटा मोटा क्या है, जगह को पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, साफ करते हैं, वहाँ पर कट एंड बर्न वेजिटेशन टू क्रिएट, मतलब जंगल फंग को
कट करके वहाँ पर थोड़ा आग फाग लगा के उस जगह को साफ करते हैं। साफ करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर क्रॉप मतलब फसल उगाते हैं। तो ये 2-3 साल तक के 2-3 साल के बाद होता क्या है एक्चुअली उसमें ना, और उतना अच्छा क्या नहीं बनता है, उस मिट्टी में फसल अच्छा नहीं बनता है। तो वहाँ से वो शिफ्ट कर जाते हैं, उस जगह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे फैलो, मतलब वहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। प्लॉट लेफ्ट फॉर नेचुरल फॉरेन रीजनरेशन, तो वहाँ पर ऐसे छोड़ के वो दूसरी जगह पर क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। और इसीलिए क्या है आपका ये जो मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको शिफ्टिंग फार्मिंग भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, नहीं तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं? स्लैश मतलब देखो काटना, बर्न मतलब जलाना। यहाँ पर हम क्या पढ़े, काट के और उस जगह में आग फाग लगा के एक जंगल को साफ किया जाता है और उसके बाद क्या वहाँ पर खेती किया जाता है। जो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो सीधा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कुछ नाम, मतलब ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसका कुछ नाम, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नाम भी है। जैसे देखो एकदम बीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा था एमसीक्यू के लिए। अब देख लो पमा देवी, कोमन या फिर ब्रिंगा, ये इसको कहाँ पर बुलाया था, ओडिशा में इसको बुलाया था। ये नाम याद रखना है, ओडिशा में क्या क्या नाम से बुलाया जाता है ये टाइप शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, पमा देवी, कोमन, ब्रिंगा। कुमारी कहाँ पर बुलाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट मतलब आपको पता है ना, ये वाला पार्ट गुजरात, ये वाला पार्ट, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया। तो ये कुमारी वहाँ पर बुलाया जाता है। वेलरे ये मतलब वीवीआई है साउथ ईस्ट राजस्थान में, वेलरे या फिर वेल्ट्रे राजस्थान में, ठीक है। इसको याद नहीं रखो तो भी चलेगा। झूम याद रखो ना, ये एक्सट्रीमली वीवीआई है, ठीक है। झूम कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट जितने भी 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर उसको झूम बोलते हैं। पहाड़ी में ये सब क्या होता है, पहाड़ में छोटे छोटे प्लॉट काट के जब खेती किया जाता है तो उसको झूम बोलते हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं क्या, पमा देवी, कोमन, ब्रिंगा ओडिशा में, कुमारी वेस्टर्न घाट में, वेलरे या फिर वेल्डे राजस्थान में, और झूम बोला जाता है नॉर्थ एंड ईस्ट स्टेट्स में। इंटरनेशनल एनालॉग्स मतलब इंटरनेशनली भी उनको कुछ नाम से पुकारा जाता है। आप ना ये 2 नाम याद रखो फिलहाल, मिल्पा याद रखो ये मैक्सिको में बुलाया जाता है, लडोंग याद रखो इंडोनेशिया में। ये दोनों याद नाम रखना पड़ेगा। मिल्पा आपका मैक्सिको, एम फॉर मिल्पा, एम फॉर मैक्सिको, ठीक है, और लडोंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया। नाम सुन के आपको पता लग रहा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या है इसको थोड़ा जानते हैं, और ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये है आपका जहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा मतलब कम जमीन लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन होना है। क्यों ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब आबादी है बहुत ज़्यादा है, लोगों का खाना का सप्लाई अगर कराना है सही से तो ज़्यादा प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस वेयर पॉपुलेशन प्रेशर इज हाई एंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड, मतलब होल्डिंग मतलब ज़मीन वगैरह कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर ऑब्वियसली बायोकेमिकल जो इनपुट्स वगैरह यूज़ किया जाता है ज़मीन में, जैसे मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स एंड इरिगेशन टेक्नोलॉजी के साथ इरिगेशन करना। तो समझ पा रहे हो, तो ये सारे मैन्योर्स लगाया जाता है, याद रखना पड़ेगा ये सब। उसमें मैन्योर्स लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, HYV सीड्स का उपयोग होता है और इरिगेशन किया जाता है टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक। और इसमें बहुत ज़्यादा लेबर भी लगता है, फैमिली लेबर मैक्सिमाइजेस एवरी स्क्वायर मीटर, मतलब धीरे लेबर बहुत लगाया जाता है। इसका फॉर्मूला है ऑब्वियसली VBI है, ये भी फॉर्मूला इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का याद रखना है। ये कौन सा फॉर्मूला चलता है, ये वाला फॉर्मूला पे, हाई लेबर हाई इनपुट्स, हाई लेबर हाई इनपुट्स, हाई इनपुट्स, इनपुट्स मतलब यही सारे हैं, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, HYV, इरिगेशन, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, इक्वल टू हाई यील्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड होगा, और उसमें मतलब कम ज़मीन में ज़्यादा, ठीक है। वही चीज़ है मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम लिमिटेड लैंड यूजिंग इंटेंसिव लेबर, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये सब यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपका हाई यील्डिंग कराना है। तो होपफुली ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आएगा, नोट बना लो, ठीक है।
तो मतलब समराइज करके क्या मिल रहा है, ये वाला जो आपका फार्मिंग है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ पर क्या होता है आपका हाई लेबर लगाया जाता है, हाई इनपुट्स लगाया जाता है, हाई इनपुट्स यही सारे होते हैं राइट, या फिर ये बोल लो। तो उसके बाद उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है हाई यील्ड होगा, जो कि होता भी है कम ज़मीन में। आगे बढ़ो, कमर्शियल फार्मिंग। ये कमर्शियल फार्मिंग क्या है, देखो वो फार्मिंग जो आपके बेचने के लिए, मतलब प्रोडक्शन तो होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, राइस जो है ये पंजाब में मतलब प्रोडक्शन होता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहाँ पर खाया नहीं जाता, उसको बेच दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि राइस वगैरह जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है, तो वो लोग इधर से बेच देते हैं। तो कमर्शियल मतलब क्या हो गया, फिर बिजनेस करने वाला जो प्लांटेशन, ठीक है। जैसे केरल में चले जाओ, बनाना बहुत है, मतलब बनाना का खेती बहुत होता है केरल में, नारियल का खेती बहुत होता है केरल में, तो वो तो थोड़ी ना खुद खाते हैं, वो क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे सारे चीज़ें जो बेचने के लिए, मतलब पैसा इनकम करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो ही आपका कमर्शियल फार्मिंग उसको, या फिर उसके अंडर में प्लांटेशन फार्मिंग भी आता है, ठीक है। देखो, प्रोडक्शन फॉर सेल, मेनली फॉर मार्केट, नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने के लिए नहीं है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ये नोट बना लो अच्छे से, बुक में बहुत इधर उधर दिया हुआ है। मॉडर्न इनपुट्स, इसमें भी मॉडर्न इनपुट लगता है तो आप बोलोगे सर उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें मतलब क्या है, आपका ये वाला जो पार्ट है आपके इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के साथ इसका अंतर यही है कि ये जो है सिर्फ ये प्रोडक्शन हाई होता है एंड ये सारी चीज़ यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह है ये बेचने के लिए होता है और ये सिर्फ खाने के लिए होता है, समझ में आएगा, ये बेचने के लिए। और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मार्केट लिंकेजेस, एग्री बिजनेस मॉडल, ये लार्ज स्केल में लिंक्ड है सब। और इसमें आप एक पार्ट यह है प्लांटेशन फार्मिंग, देख लो, स्पेशल फॉर्म। प्लांटेशन मतलब बगीचा वगैरह में जो उगाया जाता है, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर के, ये सारे चीज़ें प्लांटेशन फार्मिंग। अरे इसको भी खाने के लिए थोड़ी नहीं, मतलब एक फैमिली खुद खाने के लिए थोड़ी नहीं यूज़ करता, ये तो बेचने के लिए होता है सर, ठीक है। तो ऑब्वियस होपफुली आपको समझ में आ गया कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग क्या है। उसका मेन आपका मुद्दा है, मतलब मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मार्केट ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, याद रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स डिसाइडिंग द फार्मिंग सिस्टम, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वीवीआई है जो फार्मिंग को क्या करता है, मतलब कैसे होगा फार्मिंग, अच्छा होगा, ख़राब होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कम प्रोडक्शन होगा, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। नोट्स बना लो इसमें। यह है आपका लैंड होल्डिंग साइज, मतलब कितना ज़्यादा लैंड है। ऑब्वियसली कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी तो लगेगा ही। मैं आपको बताता हूँ और याद कराता हूँ, देखो सीधी बात है, एक खेती करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले ज़मीन चाहिए, छोटा हो बड़ा हो ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन में क्या होगा, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, पैसा लगाना ज़रूरी है, ख़रीदना ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन के लिए, पानी सप्लाई बाहर से देने के लिए, ठीक है, तो उसमें पैसा लगाना ज़रूरी है। तो पहले आपके पास ज़मीन हो गया, ज़मीन में आपने पैसा लगा लिया, पैसा लगाने के बाद सिर्फ पैसा लगाने पे नहीं होता है, पैसा काम करने में भी होता है। तो उसमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो ज़मीन के बाद पैसा की बहुत सारी चीज़ें खरीदना, मतलब बीज वगैरह खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, मशीन खरीदना, उसके बाद उसमें लेबर लगा के काम करवाना, और ऑब्वियसली जब आपका फसल उग जाए तो उसको मार्केट में बेचना, ठीक है। और ये मतलब मार्केट में बेचना, यहाँ तक आपका क्या हुआ, फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, लास्ट में यही है, ये सब कब आप मान लो, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सब का क्या है, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो एक जगह का क्लाइमेट कैसा है, लद्दाख में खेती नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर ना तो क्लाइमेट सही है ना तो वहाँ पर सॉइल सही है। तो सब कुछ तभी होगा जब क्या होगा, मतलब क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप जो है वो सही रहेगा। इसलिए फैक्टर्स डिसाइडिंग द फार्मिंग सिस्टम, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, ऑब्वियसली क्लाइमेट एंड सॉइल तो सबसे पहले या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, लेकिन उसके मतलब वो उसके बाद जो जो चीज़ें आता है वो आपका ज़मीन कितना है, छोटा ज़मीन वर्सेस बड़ा ज़मीन जो भी है, ये डिक्टेट्स द इंटेंसिव और एक्सटेंसिव अप्रोच। लैंड होल्डिंग साइज याद रखो। उसके बाद उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कराना है, एक्सेस टू क्रेडिट, HIB सीड्स, फर्टिलाइजर यूज़ करना, मैकेनाइजेशन यूज़ करना है, लेबर अवेलेबिलिटी, लेबर फैमिली के लोग या फिर हायर मतलब भाड़े मजदूर जो भाड़ा किया जाता है उनको लेके आया जा सकता है, तो वो भी एक पार्ट है। और ऑब्वियसली उसको बेचने के लिए मार्केट होना चाहिए, या ले जाने के लिए भी रास्ता
होना चाहिए, स्टोर करने के लिए स्टोरेज होना चाहिए, मंडीज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो क्या समझे, ये आपका फार्मिंग सिस्टम कैसा होगा वो डिसाइड करता है। तो लैंड याद रखना, शॉर्ट में याद देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मार्केट, ये सारी चीज़ें, एंड लास्ट में ऑब्वियसली क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। होपफुली ये आपको समझ में आएगा। वीवीए इसको नोट बना लो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फार्मिंग सिस्टम को, ठीक है, बेहतर बनाते हैं। आगे, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। देखो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है आपका फार्मिंग करने के चक्कर में, भारत में ओवर पॉपुलेशन है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। आप देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें, जस्ट एक ओवरव्यू है, उसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हो आप। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये हमारा पहला पार्ट मतलब ख़त्म हुआ। उस पहला पार्ट में हमने क्या क्या जाना, एक वन लाइनर्स के हिसाब से हम देख लेंगे। हमने क्या क्या जाना कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, उसको स्लैश एंड बर्न बोला भी जाता है, मतलब फार्मिंग बोला जाता है, या फिर झूमिंग नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल पैच में होता है, कम प्रोडक्शन होता है और सेल्फ यूज ओनली होता है। हमने दूसरा पार्ट क्या जाना, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, यहाँ पर हाई पॉपुलेशन लेकिन कम ज़मीन, यहाँ पर मैक्स ईल्ड के लिए क्या करता है, स्मॉल ज़मीन में बहुत ज़्यादा आपका बायोकेमिकल इनपुट्स को यूज़ किया जाता है, और उसका फॉर्मूला वहाँ पर भी पढ़े थे, यहाँ पर भी देख लो। नेक्स्ट क्या है, कमर्शियल फार्मिंग, आपको पता है बेचना है, इसको प्रॉफिट ड्रिवन होता है ये। उसके बाद उसी में प्लांटेशन आता है, स्पेशल कमर्शियल होता है, वो मतलब उसको सिर्फ बगीचों वगैरह में खेती किया जाता है, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ये सब, ठीक है। और हमने देखा है 5 पिलर्स हैं आपका, फैक्टर्स या पिलर्स हैं, अभी पढ़े थे, लैंड साइज, लेबर, कैपिटल, टेक और लास्ट में क्लाइमेट, ये 5 पिलर्स याद रखना है। उसका इनहेरिटेंस या फिर मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है प्लॉट्स बिकम अनइकोनॉमिक एंड टाइनी, धीरे धीरे ज़मीन जो है वो छोटा होते जा रहा है, या फिर इनहेरिटेंस का मतलब है एक ही पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन मतलब है कि अगर किसी के पास है तो उतना ज़्यादा ज़मीन है, छोटा छोटा ज़मीन है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन मतलब लैंड लेस हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करता है फार्मिंग को। लास्ट यहाँ पर देख लो, स्मॉल प्लॉट्स, छोटे छोटे प्लॉट में क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, बहुत ज़्यादा ओवर कल्टीवेशन की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है, अनकम प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे चलेंगे तो ये भी वन लाइनर्स देखेंगे, लेकिन आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, जो है आपका कमर्शियल फार्मिंग। ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कमर्शियल फार्मिंग, इससे आप नोट बना सकते हो कमर्शियल फार्मिंग का की फीचर्स क्या है। पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, HIB फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, ये सब यूज़ होता है, आपको पता है। पंजाब याद रखना, बहुत ज़्यादा कमर्शियल ये होता है। और सब्सिस्टेंस जो होता है आपका उड़ीसा में, मतलब ज़्यादातर जो फार्मिंग होता है उड़ीसा में, वो अपने घर मतलब स्टेट के लिए वो काम में लगता है। आगे बढ़ेंगे, प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा डिटेल जान लो। देखो प्लांटेशन मतलब ये चाय और ये मान लो कॉफ़ी, मेनली रबर भी है, शुगर केन बनाना ये भी है, रबर, शुगर केन बनाना ये भी बगीचों में उगाया जाता है ये सबको, ठीक है। और चाय कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला चाय यहाँ पर असम एंड नॉर्थ बंगाल, मतलब बंगाल के ऊपर वाला साइड में, दार्जिलिंग ये वाला पार्ट में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है कर्नाटक में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा कर्नाटक में। इसका मेन फीचर क्या है, ये लार्ज एरिया चाहिए। देखो आप देख रहे हो कि लार्ज एरिया चाहिए इसमें, छोटा मोटा ज़मीन में नहीं होगा। कैपिटल इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा खर्चा है, और लेबर को रखना पड़ता है, ठीक है, हायर लेबर मतलब लेबर को रखना पड़ता है, मंथली उनका सैलरी देना पड़ता है, ठीक है, उनको वो जो रहने का क्वार्टर देना पड़ता है। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इतना बड़ा जगह ज़मीन है, उसका मिट्टी कैसा है, उसका खेती कैसा होगा, बारिश कैसे चाहिए, वाटर लॉगिंग हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ साइंटिफिक आपका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। और चाय को बेचने के लिए ऑब्वियसली, चाय हो, कॉफ़ी हो, उसको या रबर हो, उसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऑब्वियसली प्रोड्यूस, उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी चाहिए। चाय का पत्ती को लेके क्या ज़मीन मतलब तालाब में तो नहीं फेंक सकते, एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए आसपास में, वो चाहिए भी। तो ये प्लांटेशन फार्मिंग का तो स्पेशल फीचर्स हैं। तो क्या क्या फीचर है, लार्ज एरिया चाहिए, लेबर हायर्ड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली उसके लिए एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंटली कर्नाटक के नीलगिरी में कॉफ़ी, मतलब कर्नाटक में कॉफ़ी बहुत अच्छा होता है, और असम में चाय बहुत हाई क्वालिटी का चाय प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
रबी क्या है, खारिफ क्या है, ज़ैद क्या है। ठीक है, ये रबी खरीफ ज़ैद ये जान लो विंटर सीजन में होने वाला फसल, ये आपका बारिश का सीजन में, और ये विंटर और बारिश आने से बीच में जो थोड़ा गर्मी वाला पार्ट है उसमें होने वाला। ठीक है, एक शॉर्ट आप ओवरव्यू ले सकते हो कि इसमें इसको याद भी करा देंगे, आपको याद रखना भी जरूरी है। रबी जो होता है आपका विंटर सीजन में व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड ये सब। खारिफ जो है आपका बारिश के सीजन में पैडी, कॉटन, जूट। और जैद जो है तो फल फल वगैरह, फ्रूट्स, फॉडर, मेलॉन्स, वेजिटेबल्स, ये सारे को जैद बोलते हैं। इसका डिटेल्स सामने है आपके सामने। देखो रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स को याद करना अगर है तो आप एक ये लाइन याद रखो। वो क्या मैं बता रहा हूँ, मान लो आप एक लड़का है जिसका नाम है रवि है, पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं है लेकिन पॉलिटिक्स हर टाइम पे करना चाहता है, उसका इच्छा है। ठीक है, वो हर जगह नेता मंत्री बन जाएगा, लेकिन इच्छा होने से तो कुछ नहीं होता, पहले तो शुरुआत कहीं ना कहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बढ़ेगा। तो हमारे बंगाल का ही है, मैं भी बंगाली हूँ, तो हमारे बंगाल का जो है एक लड़का जिसका नाम है क्या है, मान लो रवि। वो रवि क्या है, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पंचायत, ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बना हुआ है। ऐसे एक लाइन याद रखो कि रवि वेस्ट बंगाल में पंचायत, ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बना हुआ है। तो यहीं पर आपको रबी क्रॉप्स का सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो अच्छे से, रबी क्रॉप्स क्या क्या है, विट, बार्ली, पीस, ग्राम्स, मस्टर्ड। याद रखना मुश्किल है, इसीलिए ये याद रखो। रबी वेस्ट बंगाल, तभी में तो वे डब्ल्यू फॉर यहाँ पर वेस्ट बंगाल नहीं है, असली है डब्ल्यू फॉर विट एंड बी फॉर इज बार्ली। तो रबी वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल विट होगा और बी फॉर बार्ली होगा। पंचायत का मतलब पंचायत नहीं, पंचायत मतलब पीस के साथ जोड़ दो, पंचायत पीस के साथ जोड़ दो मतलब मटर। ठीक है, पंचायत पीस पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा, ये जो ग्राम, ग्राम को इधर से जोड़ दो, ग्राम सभा। अच्छा, ग्राम तो ग्राम भी क्या है, रबी है, मतलब रबी एक फसल है। देखो यहाँ पर मस्टर्ड एम यू से शुरू होता है, म्यूनिसिपैलिटी एम यू से शुरू होता है। तो क्या समझे, रबी मतलब रबी फसल कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, तो वेट डब्ल्यू फॉर विट, बी फॉर बार्ली, पंचायत वो पी फॉर पीस, ग्राम मतलब आपको ग्राम पता है, म्यूनिसिपैलिटी एम फॉर मस्टर्ड। तो ऐसे करके याद रख लो, रवि वेस्ट बंगाल में पंचायत, ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बना हुआ है। तो ऐसे याद रखोगे तो फटाफट से क्या हो जाएगा, सारे याद रख जाओगे। वीवीए है, कोई भी एक फसल उठा के पूछ लेगा आपको कि बताओ ये फसल कहाँ है, मतलब रवि है कि खारिफ है कि जायद है। ओके, तो ये यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। बाकी पंजाब हरियाणा ये सब नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। आपको मेनली इंपॉर्टेंट ये फसल क्या क्या होता है और ये कौन से टाइम पे होता है। देखो रवि जो है ये 6 महीने का वाला आपका केस है, मतलब 6 महीने वाला फसल है। आपको यहाँ से दिखा देते हैं, याद रखना रवि जो है 6 महीने वाला 6 मंथ्स, खारिफ जो है 3 मंथ्स और जैद भी 3 मंथ्स। याद रखना 6 महीना 3 महीना 3 महीना इस हिसाब से। ठीक है, तो अब बोलोगे सर सीज़न क्या है, मतलब टाइम क्या है, टाइम देखो, देखो अक्टूबर में शुरू होता है और अप्रैल में ख़त्म होता है, नहीं तो कुछ कुछ जगह पे दिसंबर में शुरू होता है, जून में ख़त्म होता है। बीच में देखो 6 महीने का टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक 6 महीना। या फिर दिसंबर से शुरू करो, दिसंबर के छोड़ो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखो जून 6 महीने का केस है। तो रवि जो है, जो विंटर है, जिसमें बारिश नहीं चाहिए, बिना बारिश के ये होता है, जितना कम बारिश हो उतना अच्छा है। ठीक है, व्हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है विंटर में। तो ये जो है आपका कहाँ, मतलब 6 महीने का फसल है एंड ऑब्वियसली याद रखना अक्टूबर से वो शुरू होगा और अप्रैल में, नहीं तो दिसंबर में शुरू होकर जून में। तो ये 6 महीने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ये आपका क्या है, ये आपका जो मतलब क्रॉप है ये खारिफ वाला है, खारिफ, राइट। देखो खारिफ क्रॉप्स, अभी इसको भी थोड़ा याद रखना है। खारिफ क्रॉप्स कितने हैं, यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है, ये पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, याद करना मुश्किल है। इसलिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक उठाते हैं हमने क्या उठाया, देखो देखो इसको याद रखो। जैसे वहाँ पर रबी के बारे में याद रखा, यहाँ पर हमारे सॉरी पीएम के बारे में याद रखेंगे। देखो पीएम खड़े होके, आधे जमीन में गड़े होके, कॉटन का कुर्ता पहन के,
गुच्ची का जूता लेके मेलोनी जी के साथ बाहर जाने का सोच रहे थे। याद कर लो इसको। पीएम खड़े होके आधे जमीन में गड़े होके कॉटन का कुर्ता पहन के गुच्ची का जूता लेके मेलोनी जी के साथ बाहर जाने का सोच रहे थे। तो ये जो बात है आप हिंदी में अब लिख लो, जैसे भी आपको सही लगे लिख लो। तो इसमें देखो मैंने ये क्यों किया, देखो पीएम जो लेते हैं ना, इसे मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो पी फॉर आप देख लो पैडी, एम फॉर मेज, तो पैडी एंड मेज हो गया। खड़े मतलब ये आपका खारिफ क्रॉप्स, तो पीएम ये क्या है, खारिफ क्रॉप्स, तो ये समझ में आया, खड़े से खारिफ क्रॉप। ओके, ये जो आधे जमीन में गड़े होके, जो गड़े मतलब ग्राउंड मतलब नीचे जमीन में, तो ये ग्राउंड नट हो गया। ठीक है, ग्राउंड नट हो गया। और कॉटन का कुर्ता पहन के, तो कॉटन ऑब्वियसली पूरा का पूरा कॉटन यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे तो देखो गुच्ची का जूता लेके, ऑब्वियसली पीएम है तो गुच्ची हाई ब्रांड जूता ही लेंगे। तो जूता जूता ये जूट से जोड़ लो, जूट। मेलोनी जी के साथ, अभी मेलोनी जी यहाँ पर तो नहीं है हमारा ये वाला पार्ट में, लेकिन मेलोनी किससे हम ये करेंगे, मूंग से कनेक्ट कर लो, मूंग, राइट, मूंग है। मेलोनी जी के साथ बाहर, बाहर से बी फॉर बाजरा जोड़ लो, जाने से जोर को जोड़ लो, और सोच रहे थे, सोच फॉर एस ओ, देखो सोच है, एस ओ सोयाबीन है, सोच रहे थे। तो मैक्सिमम चीज़ें हमारे क्या हो गया, कवर हो गया। तो देखो इसको ना देख के, बिना देखे हम कैसे, मतलब अब दिमाग में एक बार सर्कुलेट करो। देखो पीएम, तो पी फॉर क्या हो गया आपका पैडी, एम फॉर क्या हो गया मेज, खड़े मतलब ये खारिफ क्रॉप्स हैं, और कहाँ पर है, गड़े होके, गड़े मतलब क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड नट। कॉटन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। गुच्ची का जूता, जूता से जूट होता है, ठीक है, जूता से जूट होगा। मेलोनी मतलब एम से क्या होगा आपका मूंग, एंड बाहर बी फॉर बाजरा, जाने का जोर, और सोच मतलब सोयाबीन। सो ये चीज़ आप देख लो, होपफुली आपको समझ में आ गया, याद भी रख जाएगा, यानी याद रखना जरूरी है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर देख लो, 3 पैडी टाइप्स होता है, आउस, अमन, बोरो, AAB, आउस, अमन, बोरो, याद रखना। ये 3 पैडी टाइप्स VVA है, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये खारिफ सीजन मतलब ये बारिश में होने वाला, और ये कब होता है, स्टार्ट आपको बता दें, ये सितंबर जून में शुरू होता है। ठीक है, और सितंबर के टाइम पे उसको ये किल्ला मतलब काट लिया जाता है। क्लियर, तो 3 महीने का देख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का हो ना, मैंने बोला था इससे पहले 3 महीने का। कैसे आगे थोड़ा बढ़ो, जैद, जैद ये सिर्फ टाइम याद रखो। एंड उस जैद वाला फसल को बहुत बार पूछा था, ये बाबू VVA है, VVA है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, ठीक है, ये फलों वाला मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, याद रखना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स में वाटरमेलन को पूछा, एकदम डायरेक्टली उठा के पूछा गया कि वाटरमेलन कौन सा फसल है, मस्क मेलन कौन सा फसल है, क्यूकम्बर कौन सा फसल है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, और फॉडर क्रॉप्स, फॉडर मतलब जो मतलब भैंस वगैरह को, गाय भैंस को खिलाया जाता है, तो वो होता है फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, और शुगर केन, ये भी क्या है, ये आपका ये प्लांटेशन में भी आता है, जैद क्रॉप्स में भी आता है। और शुगर केन जो प्रोड्यूस होता है मोस्टली यूपी में, याद रखना है। जैद क्या, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फॉडर। शुगर केन भी ज़्यादा है, लेकिन ये ईयर राउंड पावर क्रॉप है, सारा साल में इसको उगाया जाता है। ठीक है, और आप जानो कि शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है, यूपी में होता है। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, ये सारे क्या है, ये आपका जैद वाला क्या है, फसल है, और फॉडर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टेपल सीरियल्स। स्टेपल्स मतलब बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, खाया जाता है, उसको स्टेपल सीरियल्स बोलते हैं। और उसमें क्या है, राइस ऑब्वियसली, व्हीट, ये सारे। अभी से जो आगे वाला पार्ट है मैं आपको बता दूं, ये सारे चीज़ को आपको थोड़ा डिटेल ही जानना है, क्योंकि किसी को भी उठा के डायरेक्टली पूछता है, या फिर कोई दो को बोल देगा कि राइस एंड व्हीट के बारे में थोड़ा बताओ, क्या जानते हो, कहाँ पर होता है, ठीक है, और उसका स्टेटस क्या है, कितना बारिश चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछता है। देखो मैं बता दूं, ये आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आफ्टर चाइना, भारत जो है राइस प्रोडक्शन में सेकंड है दुनिया में, और राइस भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसके लिए याद रखो 100 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा रेंज चाहिए। मैं आपको कुछ यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। 3 चीज़ याद रखो, एक है शुगर केन, दूसरा राइस, तीसरा रबर। इनके बारे में आप जान लो। शुगर केन,
राइस और रबर में बारिश का ये क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ये लेस देन 100 सेंटीमीटर, याद रखना, इससे 100 से थोड़ा कम। और ये आपका रबर जो आ गया चला गया, वो रबर जो है आपका ये 200 सेंटीमीटर तक बारिश को उसमें चाहिए। तो ये तीन चीज़ याद रखना, ये तीन चीज़ एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। तो आपने क्या जाना, जो शुगर केन है, शुगर केन उसके लिए लेस देन आपका 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, मतलब ऐसा मान लो लेस देन 100 सेंटीमीटर सबसे अच्छा होता है ये। राइस जो है वो आपका मोर देन 100 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, उसमें बारिश चाहिए। और रबर जो है, राइट, ये रबर जो आपका 200 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा बारिश इसको चाहिए होता है। और ऑब्वियसली टी वगैरह को भी चाहिए होता है, लेकिन वो टी वगैरह में बारिश खिसक जाना चाहिए। बारिश अगर रुका रहेगा तो वो टी प्लांटेशन खत्म हो जाएगा, कॉफ़ी भी खत्म हो जाएगा। स्टेपल सीरियल्स में राइस होता है, तो आपने देखा 100 सेंटीमीटर रेन होता है, ठीक है। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 25 से 30 डिग्री मतलब सफिशिएंट है। और देख लो आप कि इरीगेटेड नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड टू पंजाब हरियाणा। मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा जहाँ पर मतलब चाल का मतलब धान का मतलब पैडी का जो आपका राइस का जो भी बोलो खेती होता है, वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, ये सब जगह में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे जगह में, ठीक है। वैसे ही जब व्हीट का बारी आता है, क्योंकि ये विंटर सीजन में होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है और बारिश भी बहुत कम चाहिए। टेम्परेचर कम, बारिश भी कम, 50 से 75 सेंटीमीटर कम बारिश में हो जाता है। राइस के बाद सेकंड सीरियल है, ये सेकंड सीरियल कूल सीजन, ब्राइट सनशाइन एट राइपनिंग, सीधी बात है। ये जो है सबसे ज़्यादा राइस है, उसके बाद क्या है आपका व्हीट है भारत में। और ये कहाँ पर होता है, गंगा सतलज बेसिन्स पे। इसको अगर हम पूछो, ये आपका कोस्टल प्लेन्स में वगैरह में, जो गंगा का कोस्टल प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र का कोस्टल प्लेन्स, सिंधु रिवर के कोस्टल प्लेन्स में ये राइस बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही गंगा सतलज के कोस्टल प्लेन्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, व्हीट। मोस्टली आप पंजाब हरियाणा याद रखो, ये दोनों स्टेट याद रखोगे। और राइस में जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, ये सब उतना टेंशन लेना नहीं, खाली इतना जान लो, मिलेट जो है, मिलेट दिया है ना, मिलेट, तो मिलेट को ये जो ज्वार, रागी, बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी, ये देख लो। और एक बार, ज्वार, बाजरा, रागी, इन तीनों को एक साथ में मिलेट बोलते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है, कौन है, किसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, फाइबर पाया जाता है रागी में। मार्क कर लो इसको, मार्क कर लो सब अच्छे से, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है उसका। एक दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, वो क्या है, जैसे ये ना होता है ड्राई रीजन में, हमारे देश में ड्राई रीजन राजस्थान हो गया, ड्राई रीजन, रुको, ड्राई रीजन का होता है राजस्थान हो गया, और साथ में हरियाणा, हरियाणा बोला आपका, गुजरात हो गया, गुजरात का रन ऑफ कच्छ, राइट। तो ये सारे जगहों में ना, ठीक है, मोस्टली आपका ये देखो राजस्थान और यहाँ पर गुजरात आपको देखने मिल रहा है, ये राजस्थान, गुजरात, इससे मोस्टली ये मिलेट देखने को मिलता है। तो मिलेट क्या है, तीन को एक साथ में मिलेट बोलते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी को एक साथ में क्या बोलते हैं, मिलेट बोलते हैं। होपफुली क्लियर, इसको मिलेट बोलते हैं। और इसमें रागी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आयरन, कैल्शियम, फाइबर बहुत ज़्यादा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ड्राई सीजन में होता है, सूखा जगह में भी बिना बारिश के ये ग्रो कर सकता है। इसलिए बोला देखो, कोर्स बट न्यूट्रिशियस, ये सारे कोर्स हैं, मतलब सूखे हैं, मोटे हैं, टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, बट न्यूट्रिशियस, बहुत न्यूट्रिशन है उसमें। और क्लाइमेट रेजिडेंट एंड फ्यूचर रेडी, क्लाइमेट मतलब बिना बारिश वगैरह भी, बहुत तापमात्राओं में भी ये जिंदा रह सकता है। तो ये हो गया मिलेट्स का। मेस मतलब मकई है, आपको बोलने की जरूरत, आप लोग ये जानते हो। ये खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब इंसानों का, जानवरों का भी, इंडस्ट्रियल ऑब्वियसली है। हाई वेराइटिंग यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाता है, इरिगेशन अच्छा यूज़ किया जाता है। बिहार में, यूपी में, ये सब में आपका मकई बहुत खेती होता है। पल्सेस वगैरह में आ जाते हैं, पल्सेस है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स हैं, ठीक है। फटाफट, और टाइम ज़्यादा मतलब लास्ट तक आ रहा है। तो ये पल्सेस जो है आपका, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता दूँ, पल्सेस आपका जो प्रोडक्शन, आपको तो पल्स वगैरह पता ना, दाल फाल वगैरह, राइट, ये जितने भी दाल हो गया, मूंग हो गया, ये सारी चीज़ें पल्सेस होते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि क्या है, इसमें नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स बहुत रहते, मतलब नाइट्रोजन जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा रहता है। जहाँ पर नाइट्रोजन वहाँ पर प्रोटीन भी होगा, याद रखना। ये देखो, प्रोटीन वेज डाइट, प्रोटीन फॉर वेज डाइट है ना।
तो पल्सेस ऐसे दाल हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, ये सारे चीज़ें जो है ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा वेज प्रोटीन कैरी करते हैं और उसमें नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। याद रखना है, इसी 2 पॉइंट के लिए पल्सेस को आपको याद रखना पड़ेगा। जगह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शुगर केन में आ जाओगे, पहले मैंने बता दिया शुगर केन जो राइस से कम आपका क्या लगता है, उसमें टेम्परेचर लगता है। हॉट एंड ह्यूमिड मतलब टेम्परेचर, ये इसमें रेन लगता है। टेम्परेचर के लिए आपको 21 मतलब 20 से 40 डिग्री तक भी ये झेल सकता है। 27 डिग्री है, बुकिश डेटा है, 40 डिग्री में भी झेल सकता है। अच्छा ठीक है। भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, वीवीआई पॉइंट है। भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट आपका शुगर केन प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट, याद रखना पड़ेगा। आफ्टर ब्राज़ील, ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इससे शुगर केन से हाँ शुगर केन शुगर तो बनता है, गुड़ बनता है, मोलासिस बनता है, कुछ मिठाई वगैरह, ठीक है। और ये आपका यूपी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इससे पहले मैंने 5 बार बता चुका हूँ। ये शुगर केन का डिटेल्स हैं। ऑयल सीड्स इतना याद रख लो, 12% क्रॉप एरिया। भारत में ये ऑयल सीड्स का जो मतलब वो ये आपका मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट हो गया, तो ये सारे यहाँ से ऑयल आता है। तो ये भारत में 12% क्रॉप एरिया में ऑयल सीड्स का फसल होता है। इतना तक याद रख लो बस, और कुछ नहीं। उसके बाद प्लांटेशन, टी वगैरह मैंने बता दिया इससे पहले बताया हुआ है आपको टी वगैरह के डिटेल्स। ये प्लांटेशन है, ठीक है। आप जगह देख लो, असम, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, नीलगिरी में होता है, लेकिन नीलगिरी वगैरह में कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। जो कॉफ़ी देखो अरेबिका लेगेसी, ये इसको याद रखो, कौन सा प्रजाति का है, कौन सा ब्रीड का, अरेबिका प्रजाति का है, ठीक है। ये कर्नाटका, नीलगिरी रीजन में बहुत पाया जाता है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फलों का जो खेती होता है, मैंगो, कुछ फसल का याद रख लो कि हॉर्टिकल्चर फसल क्या होता है। जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, लीची हो गया, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, और इनके एक एक स्टेट्स यहाँ पर याद रख लो बस, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर ज़्यादा, और कुछ नहीं चाहिए। रबर इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसको क्या चाहिए, बारिश चाहिए रबर को। और रबर जो उत्पन्न होता है जहाँ पर, वो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजन्स केरल, बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है ये, ठीक है। ओके, एंड ये डेटा देख लो, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेज आफ्टर चाइना। मतलब हॉर्टिकल्चर जो है, भारत से फल वगैरह जो जाता है, तो भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जो मतलब फलों वगैरह प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर तो कौन कौन सा डिटेल जाने हमने, हॉर्टिकल्चर कौन कौन सा फसल है ये थोड़ा जान लिए, ठीक है। और क्या जानना है, उसमें एक रबर था, रबर में कितना डिग्री सेंटीग्रेड में कितना सेंटीमीटर आपका ये चाहिए, बारिश चाहिए, टेम्परेचर भी थोड़ा याद रखना। और केरल तमिलनाडु में रबर बहुत यूज़ होता है, पूछा जाता है, केरल तमिलनाडु पूछा जाता है रबर में। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। जैसे जूट हो गया, जूट आपको पता है ये, ठीक है, ये फाइबर क्रॉप्स होता है। अच्छा कॉटन है, जूट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, कॉटन जो है इसके लिए कौन सा मिट्टी चाहिए और कैसा वेदर चाहिए, बीबीआई है। जैसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कॉटन के लिए चाहिए, नोट बना लो, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ओके। और ये कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा होता है, डेक्कन रीजन में, ये काला मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। याद रखना, ये खारिफ फसल है, बहुत बारिश लगता है, काला मिट्टी में अच्छा होता है। और उसके लिए 210 से ज़्यादा फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब कोहरा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक। और जूट जो है आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, जूट का लोकेशन थोड़ा याद रख लो, और ये एलोवियल सॉइल में ही अच्छा होता है ज़्यादा, यानी जूट का लोकेशन चाहिए, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश ज़्यादा, हाँ। और जूट का प्रोडक्शन, जूट से बैग्स, मैट्स, रोप्स, ये सब बनता है, ये चीज़ बाबू जान लो सब लोग, ये एक भी पॉइंट है। तो कॉटन एंड जूट जो है ये फाइबर क्रॉप्स हैं, राइट। एंड ये खारिफ मतलब खारिफ इन द सेंस मैंने पहले बताया, कॉटन जूट एक खारिफ क्रॉप्स हैं, बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए होता है यहाँ पर। तो ये चीज़ है। इसका कॉटन का क्या क्या जान ली फिर, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, ये खारिफ ये है फसल है। और ब्लैक कॉटन सॉइल में डेक्कन रीजन में अच्छा होता है। अगर स्टेट पूछो तो महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे अच्छा होता है। तो जूट अगर पूछो तो जूट वेस्ट बंगाल में, बिहार में बहुत अच्छा होता है। अच्छा उससे बैग्स, मैट्स, रोप्स ये सब बनते हैं, ठीक है। इतना चीज़ें जान लो। एलुवियल प्लेन्स में अच्छा होता है, एलुवियल मतलब ये जैसे आपका ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है, ये एलुवियल सॉइल में अच्छा होता है। तो नेक्स्ट हमने लास्ट तक हम आ चुके हैं कि लैंड रिफॉर्म्स। भारत में ये जो खेती फेती हो रहा है, ठीक है, ये जो कितना हो रहा है, ये
खेती से जुड़े हुए जो समस्या है, तो इस समस्या को देखते हुए 1960s के टाइम से ही कुछ मुहिम चलाया जा रहा है। देखो उससे पहले 1960 से पहले भारत में खाने का बहुत कमी था। 1960s में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इसके बारे में सब मोरले सबको पता है, राइट। HIV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ उस टाइम पे। फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन का क्या हुआ, बहुत यूज़ किया गया। पंजाब हरियाणा जगह में फसल बहुत बूम होने लगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे। इसकी वजह से भारत के बाकी पार्ट को भी उसका लाभ मिला। फूड के वजह, खाने के वजह से हमें और मतलब परेशानी झेलना नहीं पड़ा उतना टाइम पे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के टाइम पे आया। मतलब ये है हरित खेती, जो मतलब क्या बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करा के खेती करा जाने लगा, जिसकी वजह से भारत में खाने पीने की जो कमी है वो कम होने लगा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया था। वाइट रेवोल्यूशन मतलब डेयरी, दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ना, वो 1970s में आया था। ऑपरेशन फ्लड नाम से उसको जाना जाता है, डेयरी एंड मिल्क सेल्फ सफिशिएंसी, याद रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन खेती से, और वाइट रेवोल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड नाम से जानता है 1970s में आया, वो आपका डेयरी एंड मिल्क सफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ। और ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर आपको क्रॉप पूछो तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन क्रॉप है आपका व्हीट। व्हीट ही ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन क्रॉप है। ठीक है, अच्छा, अब ये लैंड रिफॉर्म्स एंड मॉनसून रियलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बुक से बता देता हूँ, तो आपका हमारा जो आज का मतलब क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा बुक से देखना ज़रूरी है। देखो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अच्छा, बुक में जाने से पहले हम वो वन लाइनर्स देख लेते हैं, जो चीज़ हमने पढ़े उसको वन लाइनर देख लेते हैं। रबी, खारिफ, जैद हम पढ़ चुके हैं। रबी कब होता है ये भी पढ़ चुके हैं। हार्वेस्ट कब होता है वो भी जान लिए हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो व्हीट जो है आपका रबी का सबसे मेन फसल है व्हीट, यानी ये ग्रीन रेवोल्यूशन का भी सबसे मेन फसल है। 75 से में उसको कम रेन में काम हो जाता है एंड ठंडा मौसम सबसे अच्छा है। खारिफ मतलब बारिश वाला, कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है यहाँ पर सब अच्छे से लिखा हुआ देख लो। जैद बीच वाला जो फलों का या फिर वेजिटेबल्स का इरिगेशन मतलब जो खेती किया जाता है वो सब। खारिफ के बारे में और थोड़ा डिटेल्स है। राइस के बारे में जो कि बहुत सारा बार बताया गया, ज्वार, कॉटन, अदर खारिफ, ये भी मैंने आपको बता दिया है, लोकेशन में बता दिया है। आप ये वाला देख के थोड़ा वन शॉट आप कर सकते हो, याद कर सकते हो। शुगर केन्स का भी ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है ये, मतलब सारा साल वो चलता रहता है। नेचर टाइजेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब देखो अगर अर्थ ऐसा है तो बीच में से इक्वेटर गया है, तो इक्वेटर के ये 23.5 डिग्री के ये वाला जो रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब सीधी बात है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला जोन होगा तो अच्छा है। तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है आपका फसल अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें हैं। एंड अभी चलते हैं आपका लास्ट में जो मैं बता रहा था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह, भूदान वगैरह क्या है। तो ये फाइबर क्रॉप्स, कॉटन फॉर्म देख लिए सब लोगों ने, राइट। यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बोला गया है ना, ये क्या क्या है। भारत में एक्चुअली क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, राइट। पॉपुलेशन बहुत ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, तो इसके वजह से खाने पीने का कमी बहुत कम हो चुका था। तो जिसके वजह से भारत सरकार को या फिर पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना था कि कैसे ये सारी चीज़ को मैनेज करें हम। ठीक है, तो 1960 से 1970s में सोचना शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपका शुरुआत हुआ, जो कि 1990s में एक बूम आया। मतलब अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने के बाद भारत में कुछ नए रिफॉर्म्स कराए गए 1980s में। खेती और खेती से जुड़े हुए लोगों का कैसे हम अच्छा कर पाए, तो वो सब 1980s-90s के बाद और भी पुख्ता सबूत चीज़ें भारत में देखने को मिले। उसमें देख लो कौन से झमेला से जाना पड़ता था, जिसको ड्राउट, सूखा हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन आ जाता था, फायर, डिजीज, ये सब चीज़ें हो जाता था। ठीक है, तो इसके वजह से फसल का खेती होता था। तो भारत सरकार ने क्या किया, ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट किया। ये लोग क्या कराते थे, लोन प्रोवाइड कराते थे लोगों को। ठीक है, सैटेलाइट्स भेजे गए ताकि कभी भी साइक्लोन वगैरह आए तो पहले से पता लग जाए कि साइक्लोन आ रहा है तो कैसे हट जाना है। ठीक है, तो ड्राउट वगैरह को भी पता लग जाता है, एल नीनो इफेक्ट रहेगा तो ड्राउट होगा, ये सब पता लग जाता है। तो टेक्नोलॉजी आपका रिनोवेशन हुआ उस टाइम पे। और किसानों के लिए कुछ और भी आपको क्या बोल सकते हो रिफॉर्म्स किए गए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड चलाया गया, शुरू किया गया।
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS जान के रखो। एक्सीडेंट इंश्योरेंस मतलब खेती में काम वाम करते करते अगर कोई डेथ हो गया किसी का खेत वगैरह में, तो उसको क्या होता है इंश्योरेंस, ये वाला इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में डाला जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड मतलब एक क्रेडिट कार्ड कराया जाता था कि एक ज़मीन मतलब जिसके पास ज़मीन है, कुछ क्राइटेरियाज होते थे उसको, और वो मतलब क्राइटेरियाज फुलफिल करने के बाद उसको क्रेडिट कार्ड मिलता था जिसमें पैसा रहते थे। मतलब सीधी बात है, वो क्रेडिट कार्ड जो होता है आपको पता है, उसमें एक कार्ड को पहले यूज़ कर लो, उसमें पैसा को यूज़ कर लो, और बाद में जब फसल उगेगा, प्रोडक्शन आएगा, उसके बाद आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये सारे भी चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिए गए। और लास्ट ये है भूदान या फिर ग्रामदान, ये चीज़ क्या जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्टिंग भी है। देखो सब लोग, आप लोग जानते हो ना, एक बहुत में चलता है, हमारे जो दादाजी थे वो सारे डोनेट कर दिए थे, ठीक है, वो महान थे, सारा ज़मीन दे दी। ये बात बहुत, उसमें मीम्स बनता है, रील्स बनता है। तो इसका शुरुआत यहीं से हुआ था। देखो ये भूदान या ग्रामदान से महात्मा गांधी ने, ये उनके एक डिसिपल थे जिनका नाम था विनोबा भावे, उनको बोला था मतलब सत्याग्रह के रास्ते पे चलने के लिए। एंड उनको एक ऑर्डर मिला था महात्मा गांधी से कि जितने भी हमारे भारतवर्ष के गांव हैं उसमें जितना पॉसिबल हो आप विजिट करो, और विजिट करके उनमें जो ज़मींदार हैं उनको बोलो कि वो गरीबों में कुछ ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करे। देखो यहाँ से देखो, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज ऑफ द, यहाँ पर देखो फोरमोस्ट सत्याग्रहीज, ही वॉज वन ऑफ द वोटर्स ऑफ द गांधीज, मतलब गांधी का ये थे, फॉलोअर थे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। तो उन्होंने एक पदयात्रा निकाला था। देखो विनोबा भावे अंडरटूक पदयात्रा एट स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री, सारे देश में उनका गांधी जी का जो मैसेज है कि गरीबों में ज़मीन बांटने का, तो वो विनोबा भावे ने बहुत सीरियसली लिया, उन्होंने शुरू किया ये सारी चीज़ें। वो पहले कहाँ पर गया, देखिए वंस ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर एट पोचमपल्ली, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन तेलंगाना सम पोर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग, कुछ डिमांड कर रहे थे पोर विलेजर्स। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली बट एश्योर्ड देम, बट उनसे निश्चित किया था टू टॉक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटूक कोऑपरेटिव फार्मिंग। उन्होंने प्रॉमिस किया था पोचमपल्ली में, अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा, मतलब बहुत सारे लोग अगर एक जगह, मतलब कुछ ज़मीन अगर मिले, अगर सब लोग एक साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, तो भारत सरकार को वो कन्विंस करा सकते हैं। लेकिन सडनली वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्या हुआ, श्री रामचंद्र रेड्डी एक नाम का एक व्यक्ति है, रामचंद्र रेड्डी, स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 acres of land to be distributed among 80 landless villages। देख रहे हो, वो जो दादाजी ज़मीन दिए थे, देखो यही तो करते थे ये लोग, 80 acres of land 80 लैंडलेस विलेजेस को दे दिया उन्होंने। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान, इसी को क्या बोलते हैं, भूदान बोलते हैं। और तो और ग्रामदान भी हुआ। देखो लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज वाइडली ऑल ओवर इंडिया, तो बिना भावे ऑल ओवर इंडिया गए। सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस, इट वाज नोन एज ग्रामदान। अरे पूरा गांव दान कर दिया यहाँ पर, ठीक है, पूरा गांव दान कर दिया। और इसी से जुड़ा है और एक पॉइंट है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्या है कि ये जो थे ना, दिस भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। बिना रक्त के भी क्या हो गया, गरीबों को बहुत कुछ जगह में अपना हक मिला, तो इसीलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा एंड मैक्सिमम डिटेल्स मैंने कवर कर दिया है। एनसीईआरटी में सारे डिटेल्स हैं जो मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू, पीपीटी के थ्रू पढ़ा दिया है, ठीक है। एक बार आप क्या करना, पीपीटी के थ्रू पढ़ने के बाद नोट बना के एक बार ऑब्वियसली कोशिश करना कि एनसीईआरटी में क्या कर सको, एक बार रीडिंग कर लेने के लिए, मेन पॉइंट भी यहाँ से भी अंडरलाइन करने के लिए। तो आज यहाँ पर रखते हैं हम एग्रीकल्चर चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, इसी वीडियो में ख़त्म करते हुए हम आज अलविदा कहते हैं आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।